कहीं पे हो तो फिर तू कर दियो, ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंतरकारी। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल। कल्प मेधा अपूर्ण, अनिश्चित तथा अथवा भ्रष्ट परंपराओं का इसलिए अनुसरण करना कि हम फैसले लेने की गलतियों से बच जाए, केवल एक खतरे को दूसरे में परिवर्तित करना है। आंचल, आप क्या ऐड करोगे इसमें? इसमें हम कह सकते हैं कि अगर कोई चीज गलत हो रही है, उसको अपना लेना सिर्फ इसलिए कि हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, या फिर अगर हमने कोई फैसला लिया वो गलत हो जाएगा, ये सोचकर जो चीज जैसी है उसको ऐसा का ऐसा ही अपना लेना हमें उस समय फैसले लेने की स्थिति से बचा सकता है। लेकिन हम उस स्थिति में जो चीजें सही कर सकते थे उसको आने वाले अन्य खतरे की तरफ परिवर्तित कर देते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि अपूर्ण यानी कि कोई चीज पूर्ण ना हुई हो, अनिश्चित हो और भ्रष्ट हो, उसके बारे में आवाज उठाई जाए तथा गलत को गलत और सही डिसीजन लेने की क्षमता मनुष्य के अंदर निर्मित हो। भू राजनीति में रचा इतिहास। तो हम देखते हैं किस तरह से भारत द्वारा इजराइल के चार बंदरगाह के प्रबंधन के लिए 10 वर्षों के अनुबंध भू राजनीतिक दृष्टिकोण से राजनीतिक कदम है। इसमें न केवल चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मुकाबला किया जाएगा, बल्कि पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट जो बंदरगाह है उसका भी संतुलन बनाया जाएगा। जब ईरान के चारबाग बंदरगाह की बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं कि किस तरह से भू राजनीतिक दृष्टिकोण से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बंदरगाह ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत से स्थित है, जहां पर पानी के नजदीक सबसे स्थित यही बंदरगाह है। इसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ से जो मालवाहक जहाज है उनको जाया जाता है। इस बंदरगाह के लिए भारत, ईरान और अफगानिस्तान के माध्यम से यूरेशिया के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके। और जब हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात करते हैं, उसके रूप में, विकल्प के रूप में इसको प्रस्तुत किया जा सके। हम देखते हैं किस तरह से पाकिस्तान में जो ग्वादर बंदरगाह बनाया जा रहा है, वह भी चारवाहा पोर्ट के साथ इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ने की योजना बनाई जा रही है, ताकि उसके माध्यम से देखा जा सके किस तरह से अन्य विकल्प भी, जब हम दक्षिण एशियाई देशों की बात करते हैं उनके साथ जुड़ने के लिए, या फिर जब हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं जो कि अन्य लैंडलॉक्ड देशों में शामिल होते हैं, या फिर अन्य के साथ कनेक्टिविटी नहीं बना पाते, उनके लिए एक विकल्प उत्पन्न होगा, और आयात और निर्यात के और ऑप्शन उनके लिए खुलेंगे। किस तरह से अफगानिस्तान केंद्रित एशियाई रास्ता बनेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, फिर जो उनकी रास्ते के लिए निर्भरता है, उसको कम कर कर अफगानिस्तान की तरफ केंद्रित होगा, जिससे कि उसके लिए भी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। जब हम बात करते हैं किस तरह से 2018 में तत्कालीन ईरान के राष्ट्रपति रूहानी की भारत यात्रा में बंदरगाह के विकास के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया था। 2016 में इस पे समझौता हुआ था, तथा मूल समझौते में चारबाग बंदरगाह के बहसती टर्मिनल के ऑपरेशन भी शामिल था। किस तरह से इनको टर्मिनल के माध्यम से विकसित किया जाएगा, और त्रिपक्षीय अनुबंधन हस्ताक्षरित किया गया था, जिसमें 3 देशों की सहमति के साथ साथ इन सभी का निर्माण किया जाएगा, जिससे व्यापार सुरक्षा होगी। आर्थिक अंतरराष्ट्रीय गलियारा विशेष रूप से हिंद महासागर केंद्रित होगा, जिसमें जब हम बात करते हैं हिंद महासागर में 3 महाद्वीपों में 28 देश जो आते हैं उनके साथ अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन की बात करते हैं, जैसे कि तेल जो कि 16.8% और प्राकृतिक गैस जो कि 27.9% भंडारण इस क्षेत्र में पाया जाता है, उसका पूर्ण लाभ उठाया जा सकेगा। इसके अलावा जब हम स्ट्रिंग ऑफ पल्स की बात करते हैं, उसके जो राजनीति चीन के द्वारा अपनाई जाती है, जिसमें बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, तंजानिया जैसे तटीय द्वीप समूह समूह है, उनके विपक्ष में इस बंदरगाह का प्रयोग किया जा सकता है, जिसमें वह दीर्घकालीन पट्टियों का निर्माण कर रहा है। देख सकते हैं किस तरह से इंडिया ग्वादर पोर्ट के विकल्प के माध्यम से, चार भाग के माध्यम से सेंट्रल एशिया और यूरेशिया के साथ कनेक्टिविटी बनाएगा, जो कि जब हम बात करते हैं ग्वादर पोर्ट की, इसके माध्यम से विकल्प का विषय होगा। वही जब हम इंटरनेशनल रूट की बात करते हैं, चार भाग पोर्ट के आईएनएसटी कॉरिडोर की, तो इंडिया मुंबई चार भाग पोर्ट, अजरबैजान, तुर्क, ईरान के साथ जोड़ते हुए
अलग अलग तरह से देशों के साथ कनेक्टिविटी बनाएगा। ये हम देख सकते हैं कि जब हम स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रूट की बात करते हैं तो हांगकांग साउथ चाइना सी के माध्यम से कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, ग्वादर और सूडान के माध्यम से इस रूट की भी विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जो कि भारत की लुक ईस्ट योजना के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके माध्यम से एशियाई देशों की मेजबानी कर सकता है तथा उनके साथ अपने व्यापार के विकल्पों को चुन सकता है। जब हम बात करते हैं किस तरह से आईबीजीएल बंदरगाह के माध्यम से लगभग 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा, जो कि कार्गो और कंटेनर टर्मिनल्स का उपकरण में भी संचालन करेगा। इसके माध्यम से लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है उसको भी कम किया जा सकेगा और अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच में व्यापार संपर्कों को बढ़ाया जा सकेगा। इस परियोजना के माध्यम से भारत, ईरान, अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, रूस और मध्य एशिया के साथ एक माल ढुलाई यानी कि लॉजिस्टिक कॉस्ट के लिए 7200 किलोमीटर लंबी बहुस्तरीय परियोजना बनाई जाएगी, जिसके माध्यम से इसकी अहमियत और अधिक बढ़ जाती है। जब 2024-25 से लेकर चारबाग के बंदरगाह में 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो कि इसमें निवेश किया जाएगा। जब हम बात करते हैं कि चारबाग बंदरगाह में 2 पोर्ट है, जिसमें शाहिद कलतरी और शाहिद बहिसी बहिश्ती शामिल है, जिसमें शिपयार्ड मिनिस्ट्री की इंडियन पोर्ट ग्लोबल शाहिद बहिश्ती का कमान संभालेगी, जिसके माध्यम से शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट जब तक होते आ रहे थे उनको लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के माध्यम से अगले 10 साल के लिए कार्यरत किया गया है, जिसकी वजह से इंडिया पोर्ट ग्लोबल चारबाग बंदरगाह में लगभग 12 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा, जो कि चारबाग पोर्ट की अहमियत को दर्शाता है कि यह कितना महत्वपूर्ण है। जब हम बात करते हैं ग्वादर पोर्ट और चारबाग पोर्ट के कंपैरिजन की, तो इनके बीच में अगर हम सड़क के रास्ते से देखें तो 400 किलोमीटर की दूरी, जबकि समुद्र के किनारे से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी है। तो इतने समीप होने के कारण हम देख सकते हैं कि किस तरह से एक वैकल्पिक रूप के कारण इन्हें देखा जा रहा है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि किस तरह से भारत में अफगानिस्तान की गेहूं की पहली फसल 2017 में भेजी गई थी, जो कि शाहिद बहिसी फेज के माध्यम से ही भेजी गई थी। इसके अलावा 2019 में पहली बार चारबाग पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान से सामान भारत आया था, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं पूरा काम करने की क्षमता 812 करोड़ टन सालाना की जाएगी, जिसमें क्रूज टर्मिनल भी शामिल किया जा रहा है ताकि इसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से लॉजिस्टिक कॉस्ट और जो समय की कम और कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और आयात निर्यात की जो संभावना है उनके लिए अधिक द्वार उत्पन्न होंगे। आचल, आपको कुछ ऐड करना है इसमें? इसके अलावा जब हम इंडिया की नेकलेस थ्योरी की बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि किस तरह से जापान, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, सियाचिन और ओमान के दक्कन पोर्ट और ईरान के बाद मंगोलिया, इस तरह से भारत के द्वारा इनको विकसित किया जा रहा है। स्मार्टफोन युग के अंत की शुरुआत हम देखते हैं कि किस तरह से बदलती हुई प्रवृत्ति को अपनाया जा रहा है, कि किस तरह से तकनीकी या दुनिया का यह नियम है कि बदलाव अनिवार्य है। जैसे कैलकुलेटर ने उंगलियों की जगह ली, कंप्यूटर ने कैलकुलेटर की जगह ली, मोबाइल फोन ने डायल फोन की जगह ली और स्मार्टफोन की जगह एआई का प्रयोग अब किया जा रहा है। किस तरह से आने वाले समय में स्मार्टफोन की जगह एआई ले लेगा, तो उसके लिए देख सकते हैं कि किस तरह से जब हम बात करते हैं कि पहले औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं तो उसमें फसल उत्पादन के लिए बढ़ाया था। जब हम दूसरी औद्योगिकी की बात क्रांति की बात करते हैं तो कारखाने लगाए गए थे। जब हम तीसरी औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन की बात की गई थी। अब जब हम चौथी औद्योगिक क्रांति की बात करते थे तो उसमें एआई और बुद्धिमत्ता उत्पादनों की बात की जाती है, किस तरह से उनका विकास होगा। जब हम एआई कंपनियों की बात करते हैं तो इसमें इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल और सैमसंग जैसी कंपनियां मौजूद होती है। इनको एआई पिन या इस तरह के डिवाइस विकसित किए गए हैं जिसका नाम है रैबिट R1, जिसके माध्यम से हथेली के आकार का एआई डिवाइस वॉइस प्रमोट
प्रॉम्प्ट से चलेगा और इसमें कोई ऐप नहीं होगी। ऐप की जगह पर यह एजेंट का काम करेगा जो LLM को यूज कर जो भी प्रयोग करना है उसके माध्यम से उसको प्रयोग किया जा सकता है। इसमें मैसेजिंग, कॉलिंग के साथ साथ नोट्स, वॉइस नोट से संबंधित या फोटो या वीडियो संबंधित सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। किस तरह से बदलती हुई तकनीक के साथ इसको अपनाया जाएगा। जब हम फोन वोर की बात करते हैं तो स्मार्टफोन अपने एप्पल एप्स और अन्य माध्यमों को चुनकर विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग करता है। उसी के माध्यम से जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर में गूगल और एप्पल का एक अधिकार है। वही हार्डवेयर में एप्पल, सैमसंग और चीन से संबंधित अन्य कंपनियां शामिल है। जब हम जेन एआई की बात करते हैं, जनरेटिव एआई की, तो उसमें जेन एआई को सबसे प्रमुख माना जाता है। वही एआई फोन चल रहे बिना टच स्क्रीन एप्स का सर्च करेगा, जिसके माध्यम से जेन एआई और गूगल और ओपन एआई के माध्यम से बातचीत की जा सकती है। हम देख सकते हैं किस तरह से 2023 में एआई मार्केट 4% था, जो कि जेनरिक एआई स्मार्टफोन की बाजारी हिस्सेदारी थी। 2030 तक वह बढ़कर 28.65% बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। 2026 तक मार्केट में दिखने लगेंगे एआई फोन। किस तरह से बदलती हुई तकनीक के साथ साथ समय के साथ साथ बदलती हुई तकनीक देखने के लिए मिलेगी। फोन के बजाय जगह एआई के माध्यम से एआई फोन के द्वारा ले ली जाएगी। जब हम लॉजिस्टिक सूचकांक की बात करते हैं तो विश्व बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक सूचकांक दर्शाया जाता है। जैसे हम लॉजिस्टिक इंडेक्स की बात कर सकते हैं कि भारत में 6ठे स्थान पर भारत को रखा गया है। भारत अब 139 देशों में 38वें स्थान पर है। 2010 से लेकर 2023 तक के देखें तो 2010 में भारत 47वें स्थान पर था, जो कि 2014 में 54वें स्थान पर था, जो 2023 में अब 48वें स्थान पर आ गया है। तो लॉजिस्टिक इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाला जाता है। भारत ने पिछले सालों के मुकाबले 16 स्तर अपने रैंक में सुधार किया है। वही जब लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करते हैं, जो 14% थी, वह घटकर 8 से 9% आ गई, जिसमें भारतमाला या फिर गति शक्ति जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं के माध्यम से जो पूर्ण हो पाई है। आचक नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कुछ की फैक्ट्स है रिलेटेड टू इलेक्शन। तो फर्स्टली यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, अगर पूछा जाए कि क्या तब इलेक्टोरल प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है तो कोई जुडिशियल इंटरफेरेंस हो सकता है, तो आर्टिकल 329 बकायदा मेंशन करता है कि कोर्ट को बार है इंटरफेरेंस के लिए इन द इलेक्टोरल मैटर्स वंस इट बिगिंस। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम सेम इसी रिलेटेड बात करें तो 329A की बात भी यहाँ पे कर सकते हैं कि वो स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड करता है रिलेटेड टू इलेक्शंस टू पार्लियामेंट इन केस ऑफ पीएम और स्पीकर। और 329A किस अमेंडमेंट के थ्रू आया था, तो 44th अमेंडमेंट 1978 के थ्रू आया था। इसके अलावा हम माइंड में रख सकते हैं कि कौन सा ऐसा ईयर था जिसके अंदर जो लोकसभा की सीट्स थी वहां पे देखा गया कि पहले 525 थी, बाद में जाके 545 हुई है। तो और उसमें से भी 2 नॉमिनेटेड है, तो वो 1973 में हुआ था ऐसा। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसमें बात कर सकते हैं कि क्या कोई भी इंडिविजुअल एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्युएंसी में रजिस्टर करा सकता है एज अ वोटर। सो अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू रूल्स outlined in section 17 and 18 of representation of people act 1950, तो कोई भी इंडिविजुअल इज नॉट अलाउड टू रजिस्टर एज अ वोटर इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि आप एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में करा सकते हो। सो दीज आर सम फैक्ट्स रिलेटेड टू इट। इसके अलावा हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि जब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, उसके सेक्शन 33 और 70 में मेंशन है कि कोई भी कैंडिडेट एक से अधिक सीटों के लिए
पर रजिस्ट्रे खड़ा हो सकता है, चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वो सिर्फ अगर किसी दोनों सीटों से जीता है तो एक ही सीट के ऊपर उनका अधिकार होता है। तो हम देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने 48 घंटे के लिए केसीआर के प्रचार पर लगाया प्रतिबंध। किस तरह से जब हम बात करते हैं आचार संहिता की या उससे संबंधित गाइडलाइंस की, जब वो फॉलो नहीं की जाती है, फिर उनके द्वारा इस तरह की आपत्ति किसी भी कैंडिडेट के द्वारा इस तरह की प्रक्रिया प्रयोग की जाती है जो कि उसके आचरण के अनुसार नहीं है, तो चुनाव आयोग द्वारा विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया की जाती है, जिसका एक उदाहरण है ये प्रतिबंध लगाना। जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने शादी को पवित्र संस्कार और बंधन बताया और कहा है कि सिर्फ नाच गाने खाने पीने के आयोजन को विवाह नहीं कह सकते, जरूरी रस्मों को पूरा किए बिना हिंदू विवाह वैध नहीं हो सकता, जो कि हिंदू विवाह अधिनियम 1954 के तहत उनको मान्यता नहीं दी जा सकती। जब हम बात करते हैं यह एक संस्कार और पवित्र सामाजिक बंधन है जो कि सामाजिक भारतीय समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आग्रह किया गया है कि किस प्रकार से जब हम बात करते हैं विवाह की कि केवल सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराने से उस विवाह को पूर्ण विवाह नहीं माना जा सकता, उसके लिए जरूरी है कि जो रस्में जरूरी है वो की जाए। वैध रस्मों से विवाह किए बिना ही तलाक के लिए मंजूरी मांगी जो कि पीठ के द्वारा नहीं दी गई है। उस पुरुष और महिला के चलन की निंदा करते हुए जो अधिनियम का प्रावधान के तहत वैध रस्मों और समारोह से बिना पति पत्नी का दर्जा हासिल करना चाहते हैं, जहां पर कहा गया है कि किस तरह से जब सप्तसती या अग्नि के साथ फेरे लेने का जो संस्करण जो रस्म है वह अनिवार्य है, वह उसके बिना हिंदू विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती। एकमात्र कानूनी आधार विवाह ही होता है। जब यह स्पष्ट रूप से बहुपति या बहुविवाह व अन्य सभी प्रकार के रिश्तों को खारिज कर देते हैं कि किस तरह से विवाह पंजीकरण का लाभ यह है कि यह विवाद मामलों में विवाह के तथ्यों पर प्रमाण प्रदान करता है कि उनके द्वारा विवाह किया गया है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। लेकिन यदि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार कोई विवाह नहीं हुआ है तो पंजीकरण विवाह को वैधता प्रदान नहीं करेगा। तो यही है कि अगर कोई विवाह करने के बाद विवाह किए बिना हिंदू मैरिज एक्ट के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता है तो उसको वैध नहीं माना जाएगा धारा 7 के तहत, क्योंकि उनके द्वारा जो रस्में एक्ट के अंदर रखी गई है वो पूर्ण नहीं की गई है, तो उनका पूर्ण होना अनिवार्य है। नेक्स्ट हम आर्टिकल में बात कर सकते हैं महात्मा गांधी द्वारा, जैसे कि हमें पता है कि सोल्ट मार्च की गई थी, तो जिसके अंदर बात की जाए तो कितने वॉलंटियर्स थे, तो 78 वॉलंटियर्स थे। और कहाँ से कहाँ तक हुई? साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद टू गुजरात कोस्ट, जिसको हम दांडी मार्च के नाम से और सोल्ट सत्याग्रह के नाम से एक हिस्टोरिक इवेंट के थ्रू जानते हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस सोल्ट सत्याग्रह से इतने ज्यादा एंथुसियाज्म लोगों में आया था कि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से ज्वाइन कर रहे थे इसको। तो मार्चेस हुई, जैसे कि कहाँ कहाँ पे, कोलकाता, मद्रास, बॉम्बे, लाहौर, पेशावर एंड इलाहाबाद। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम बात करें तो जो दांडी मार्च स्टार्ट हुई थी वो 11 मार्च से स्टार्ट हुई, जिसमें अराउंड 10,000 स्ट्रॉन्ग क्राउड था एट साबरमती इन अहमदाबाद। ऑन टू एवरी वर्ड महात्मा गांधी स्पोक इन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सॉफ्ट स्टाइल होना चाहिए, एक्सप्लेनिंग एंड एक्सोटिंग, इंस्पायरिंग एंड अर्जिंग द क्राउड्स एट द सेम टाइम। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि कब हुई, तो 12 मार्च 1930 में कंटिन्यू रही। तो बीच यहाँ पे ये हुआ कि जो कांग्रेस के वॉलंटियर्स है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे, और वो कहाँ पहुंचे फाइनली जाके असाली। तो वहां पे उन्होंने क्या बताया, उन्होंने मेन कारण बताया कि इकोनॉमिक्स ऑफ साल्ट टैक्स, कि हम क्यों कर रहे हैं ऐसी गैदरिंग, इसको ही मुद्दा क्यों बनाया गया। तो वो जब वो असलाली पहुंचे तब उन्होंने डिस्कस किया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 13 मार्च 1930 को वो नवगाम पहुंच गए। तो वहां पे उन्होंने जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसके कुछ पॉइंट्स यानी कि शेयर्ड मेमोरीज वहां
उसके बारे में शेयर किया। तो जैसे जैसे वो विलेजेस में मतलब अलग अलग जगह डिस्ट्रिक्ट में पहुंचते जा रहे हैं लोकेशन वाइज, तो उन्होंने कुछ ना कुछ आइडिया दिया वहां पे। नेक्स्ट इज नांदेड़ में पहुंचे 15 मार्च 1930 को। तो उसमें यही बोला गया, इन्होंने बोला कि आई हैव विजिटेड नांदेड़ often, but never before did I see such a huge mass of men, कि कितने ज्यादा लोगों ने समर्थन दिया, मतलब उस हिसाब से ये लोग ये बोल रहे थे। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसा कि हमें बताया उसके बाद मूवमेंट रेगुलर नहीं हो पाई, मतलब जो चल रही थी, तो बीच में अरेस्ट, ये डिटेंशन कर दिया गया। तो खेड़ा में अरेस्ट हो गया था इन लोगों का। तो उसके बाद यहाँ पे हम दो पर्सनैलिटीज का नाम देख सकते हैं। गोविंद धर्मम नांदेड़ से, और मनी मनी लाल नाबू भाई। तो फिर कंटिन्यू रही, बाकी और लोग कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन कुछ जो इसके फेमस वॉलंटियर्स थे उनको अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट इज वो आनंद पहुंचे 17 मार्च 1930 को, और वहाँ पे महात्मा गांधी जी ने बोला कि हमें पाथ ऑफ लव को फॉलो कर, जीतना जरूरी है, लेकिन हाँ, इसमें ऐसा नहीं है लव के थ्रू जीता जाए थे। नेक्स्ट अगर हम बोला तो फिर उन्होंने जस्ट टोट माई फ्रेंड्स एंड रिलेशन टू डू सो। तो व्हेन द मार्चर्स रीच्ड रास ऑन 19 मार्च, तो गांधी जी ने क्या बोला, रेफर टू 1924 स्ट्रगल लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उस सत्याग्रह का नाम उन्होंने इंट्रोड्यूस करा, और उसके अलावा उसमें बताया कि 1924 द गवर्नमेंट हैड फाइनली टू एडमिट इट्स एरर and meted out justice that should not have required a struggle. So Sardar was sentenced to prison as a reward for having served you. तो हम देख सकते हैं कि जो ग्रेट पर्सनैलिटीज थे, उन्होंने इस मार्च को कंटिन्यू करना कितना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने वहां तक कंटिन्यू किया। तो यहाँ से यही है कि जब अगर एंथुसियाज्म होगा अंदर से, तो आप इंस्पायर होके आग फॉरवर्डली मूव करोगे। तो यहाँ से हम ओवरऑल ये लर्निंग ले सकते हैं, कुछ फैक्ट्स हम देख चुके हैं। दिव्या यू कैन ऐड अप। नेक्स्ट वी कैन मूव फॉरवर्ड। जब बात करते हैं सुखदेव सुखदेव जी की, तो उनके बारे में देख सकते हैं किस तरह से 1907 में 15 मई को पंजाब लुधियाना में उनका जन्म हुआ था। वही जब हम बात करते हैं 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ उनको शहादत दी गई थी। जब उन्हें बात करते हैं किस तरह से पुलिस के द्वारा लाठियां बरसाने पर लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने लाहौर के अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स स्टोक की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन धोखे से उन्हें उनके द्वारा पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की मार डाला था, जिसके कारण उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। जब हम बात करते हैं 1928 की, तो 1928 में 8 सितंबर को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा चंद्रशेखर आजाद को उनका कमांडर इन चीफ बनाया गया था तथा सुखदेव को उनकी सेंट्रल कमेटी के सदस्य के रूप में चुना गया था। वहीं पंजाब के संघ प्रमुख नियुक्त धारण किया गया था। इसके अलावा जब सुखदेव थापर जी छबीला दास और सोहन सिंह जोशी के संपर्क में आए, तो उन्होंने मार्क्सवाद की ओर झुकाव और बढ़ने लगा और पंजाब के युवाओं को नौजवान भारत सभा के बैनर तले मजदूर और किसानों के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। तो हम देखते हैं किस तरह से उनके द्वारा
पूरी प्रक्रियाएं की गई थी। 15 मई को उनका जन्म दिवस मनाया जाता है। चीन से बढ़ता आयात भी है एक चुनौती। विश्व 12 मई को आर्थिक शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें बताया गया कि 2023-24 में चीन में 118.41 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार किया गया भारत के साथ। इसके साथ साथ वह भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बन गया है, अमेरिका को पीछे छोड़कर, जो कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में चीन के साथ आयात 44.7% बढ़ गया है तथा 70.32 अरब डॉलर से बढ़कर 101.75 अरब डॉलर हो गया है। जब हम भारत के निर्यात की बात करते हैं तो भारत का चीन के साथ निर्यात 16.66 अरब डॉलर है, जो कि मुख्य रूप से लोहा अयस्क, सूती धागा, कपड़े, हस्तकर, मसाले, सब्जी, प्लास्टिक आदि के माध्यम से निर्यात किया जाता है। भारत के इतना अधिक आयात होने के कारण उनका भारत का व्यापार घाटा बढ़ गया है, जो कि बढ़कर 85.90 अरब डॉलर हो गया है। जब हम भारत की बात करते हैं किस तरह से भारत ने 2023-24 में चीन के साथ 4.2 अरब डॉलर का टेलीकॉम व मोबाइल फोन का आयात किया है, कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी का आयात किया है, नवीनकरणीय ऊर्जा से जुड़े हुए उपकरणों का आयात किया है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन में प्रयोग होने वाली बैटरियों के लिए मांग निरंतर बढ़ी है। तो यह मुख्य उत्पादनों की बात कर सकते हैं, किस तरह से उनके ऊपर जो चीन के ऊपर जो आयात की निर्भरता है बढ़ी है, जबकि हम देखते हैं किस तरह से भारत में निरंतर स्वदेशी या आत्मनिर्भर भारत बनने के प्रोत्साहन दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी जो उपकरणों की बात की जाती है या फिर अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी की बात की जाती है, उसके लिए चीन के ऊपर अत्यधिक निर्भरता है। किस तरह से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाए, वोकल फॉर लोकल के मुहिम के साथ साथ स्थानीय उत्पादनों को खरीद की तुलना में समर्थन बढ़ाया जाए, आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के तहत 24 सेक्टरों को प्राथमिकता में तेजी लाने के लिए आगे बढ़ाया गया। किस तरह से प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव स्कीम प्रारंभ की गई, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया गया। जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन के द्वारा कच्चे माल का विकल्प है, जो कि वह भारत से निर्यात करता है, जिसकी भी 16 दशमलव कुछ प्रतिशत हिस्सेदारी वह रखता है। इस तरह से असंतुलित प्रतिस्पर्धा को खत्म करने के लिए भारत को किस तरह से अपने निर्यात को सक्षम बनाने के लिए जरूरी है कि विभिन्न प्रकार के मुद्दों को अपने उठाया जाए, कि जिस तरह से जब हम बात करते हैं भारतीय खिलौनी उद्योगों की, उसमें चीन से आयात में भारी कमी आई तो उसके कारोबार भी बढ़ा है। उस तरह से अन्य जो कारोबारी नीतियां हैं उनके अंदर भी प्रयोग किया जाए। कल पूंजी या फिर जो छोटे-छोटे उपकरण है जिसके लिए चीन के ऊपर निर्भरता है, उनको निर्भरता को कम किया जाए। बड़ी शोध कंपनियां हैं जो नवसंचार की कंपनियां हैं, उनके लिए जो कंपटीशन कमीशन है उसके माध्यम से कुशलता लाई जाए। जीएसटी की बात करती है, जीटीआरआई रिपोर्ट के माध्यम से व्यापार घाटे को कम करने के लिए बात की जाए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं किस तरह से लॉजिस्टिक नीति या गति शक्ति योजना के तहत जो लॉजिस्टिक घाटे को कम करने की बात की जाए उसका प्रयोग किया जाए, जिसके लिए जब हम रेलवे की बात करते हैं वंदे भारत कार्गो या फिर अन्य जो प्रबंध किए जा रहे हैं उनको बढ़ाया जाए, डिजिटलीकरण की रफ्तार को बढ़ाया जाए, या फिर जब हम बात करते हैं शोध में जीडीपी की भागीदारी की जो कि 0.06% के आसपास है, उसको बढ़ाकर 2.5% किया जाए, ताकि जो शोध या अन्य महत्वपूर्ण कार्य हैं उनको प्रौद्योगिकी के साथ बढ़ाया जा सके। Next article is Supreme Court judgments have strengthened democracy. So democratic spectacle, क्या वर्ड यूज किया है, डेमोक्रेटिक स्पेक्टिकल, owes its strength and boldness to a series of landmark legal judgments. तो यहाँ पे हम कुछ legal judgments भी देखेंगे, उसके थ्रू देखेंगे कि क्या क्या पिलर्स है जिसने हमारे इंडियन इलेक्टोरल जर्नी का पूरा मतलब फोर्टिफिकेशन कर दिया। तो फर्स्टली अगर बात करें तो इलेक्शंस, तो इसके लिए कीवर्ड यूज करने के लिए बोला जाए तो कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी, इन विच वॉइस ऑफ द ओपिनियंस होता है, होल्ड सम लीडर्स एंड हैव सम अकाउंटेबिलिटी देयर फॉर शेपिंग द फ्यूचर ऑफ देयर नेशन। तो कौन कौन से पिलर्स है, तो फर्स्ट पिलर इज फंडामेंटल राइट टू वोट,
तो अगर बोला जाए फंडामेंटल राइट टू वोट, तो इसमें भी एक लैंडमार्क जजमेंट है 1977 की, मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमीशन। तो इस जजमेंट के थ्रू बोला गया कि द राइट टू वोट इज सैक्रोसैंक्ट, यानी कि पवित्र है, एंड एनी आर्बिट्री डेप्रिवेशन ऑफ दिस राइट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हम देख सकते हैं कि 1977 के इस केस के थ्रू कितनी बड़ी गाइडलाइन दी गई। तो वर्ड यूज किया गया राइट टू वोट के लिए इज सैक्रोसैंक्ट। तो ये हम मेंस आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पिलर 2, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एंड ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे केस की बात हो सकती है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। तो दिस केस presented the challenge of reconciling the right to privacy of political candidates with public right of। तो reconciliation की बात ये कर रहा है, necessitating delicate balance होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जाए। ये नहीं कि पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाए इन कंपैरिजन टू इंडियन सिटीजन्स, तो ऐसा भी नहीं होना, तो बैलेंस रिफॉर्म हो ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रह सके। नेक्स्ट इज इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन एंड माइनॉरिटी राइट्स। तो इस जजमेंट के बारे में हमने सबने सुना ही होगा, इंदिरा स्वानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1991, जिसको हम मंडल कमीशन के नाम से। तो इसके थ्रू एफर्मेटिव एक्शन और रिजर्वेशन पॉलिसीज की बात की गई ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मेरिस्टोक्रेसी एनश्राइंड इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट पिलर इज इफेक्टिव इलेक्टोरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो हम ये कीवर्ड्स नोट डाउन कर सकते हैं और अपने मेंस में यूज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेफ गार्डिंग इलेक्टोरल राइट एंड फ्रीडम्स। तो यहाँ पे केस बात करेंगे मोहिंदर सत्तर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 2015 का ये केस है। तो इसके थ्रू क्या बताया गया, तो यहाँ पे बोला गया प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल सफरेज, यानी कि राइट टू वोट में जो हम बात करते हैं यूनिवर्सल राइट है, ensuring that every citizen's voice is heard। तो वोट एक ऐसा है जिसके थ्रू हर वॉइस की, हर सिटीजन की वॉइस पहुंच सकती है हमारी गवर्नमेंट तक। तो these are some pillars that and some guidelines of the Supreme Court judgments that strengthen the democracy and fortified the legal judgments। हाल ही में देखने के लिए मिला था किस तरह से मुजफ्फरनगर जंक्शन में वलसाड मुजफ्फरनगर एक्सप्रेसवे में अग्निशामक के फटने से सुरक्षा कर्मी की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद 15 दिवसीय विशेष अग्नि सुरक्षा अभियान आरंभ किया गया, जिसके माध्यम से ट्रेनिंग और जो दिशा निर्देश है वो दिए जाएंगे, किस तरह से पोर्टेबल अग्निशामक यंत्रों को रख रखाव करना किया जाना चाहिए या फिर किस तरह से उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से इस तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि किस तरह से जगन्नाथ रथ यात्रा के पहिए बनाए जाएंगे रेलवे स्टेशन की शोभा, अमृत भारतीय स्टेशन योजना के तहत इनका पुनर्विकास किया जाएगा। हर साल रथ यात्रा का समापन होता है, जिसमें 3 रथ के विखंडित कर उनके पहियों का उपयोग लकड़ी मंदिर की रसोई में किया जाता है, काठ भोज कोठा भोग पकाने के लिए। तो उसकी जगह इनको अब आगामी रथ यात्रा के तीनों रथ के पहियों को खरीदेंगे और उसका विश्व स्तरीय बनाने के लिए पूरी रेलवे स्टेशन पर स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि पूरी रेलवे स्टेशन देश के उन 1321 स्टेशनों में होगा, जिसमें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए तथा पुनर्विस्तार करने के लिए प्रारंभ किया गया है। 2024 के तहत इसे पूरे करने की उम्मीद रखी गई थी। किस तरह से स्टेशन को डिजाइन किया जाएगा तथा उनका कौन कोर्स के रखरखाव या उनसे संबंधित हवाई अड्डे या बाहर विशाल हॉल खाली रखे जाएंगे, ताकि
कॉर्नर्स में उनको स्थापित किया जा सके। आंचल। नेक्स्ट आर्टिकल इज कोलम ट्राइब। को हम ये देख सकते हैं कि ये जो इनको क्लासिफाई किया गया है एज अ पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप एंड अ सिग्निफिकेंट, बट यहाँ पे एक इशू है इनसे रिलेटेड कि डेट इज इशू ऑफ अनवेड मदर्स। तो जो कि एम्फसाइज करता है कि कुछ इंटरवेंशन होने चाहिए ताकि इनको भी सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और स्ट्रगल से डील करा जा सके। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज है, द स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ कुमारी माताज इन द कोलम ट्राइब highlights their struggle for social acceptance and economic development। तो यहाँ पे सोशल एक्सेप्टेंसनेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई है। तो यहाँ पे हम कुछ देख सकते हैं गाइडलाइंस की क्या हम इनके लिए एक्शन लिया जा सकता है। तो हम ये देख सकते हैं कि कई हद तक जो आंगनवाड़ी वर्कर्स होती हैं वो इनके लिए प्रोटेक्शन के लिए, फिर उनके उनको प्रोवाइड कर सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम केरला मॉडल को अपना सकते हैं, जैसे कि वहां पे अपनाया गया था अनवेड मदर्स के लिए एक स्कीम लाई गई थी स्नेहा परसम, जिसमें 1000 पर मंथ दिया जाती थी इनकम फॉर द इकोनॉमिकली कर सकते हैं। वनरेबल अनवेड मदर्स को। तो नेक्स्ट उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्या किया जा सकता है, तो और स्कीम्स इसी तरीके का कुछ लाया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज पे फॉलो कर सकते हैं कि जैसे स्कूल, प्राइमरी हेल्थ और बेसिक नीड्स जो है वो उनको मिल सके। अपार्ट फ्रॉम दिस हम इसको ट्रेन कर सकते हैं कि जैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात, तो वो भी ऐसा कुछ क्रिएट कर सकती है जहाँ पे स्विंग, ब्यूटिफिकेशन और ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके।